तो बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है क्रेस्ट एकेडमी। और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया हुआ है क्लास 12 फिजिक्स का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। ठीक है, तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है। जो कोई भी हमारा ये सेकंड लेक्चर देख रहा है उसको सबसे पहले फर्स्ट जो लेक्चर है हमारा वो देख के आना चाहिए, जिससे आपको एक कम्प्लीटली समझ में आए। ठीक है, तो आज हम चलते हैं सेकंड लेक्चर की तरफ। और जो कोई भी हमारा ये जो सेकंड लेक्चर देख रहा है वो फर्स्ट लेक्चर देख के जरूर आए। ठीक है, तो देखो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक एपरेचर होता है जिसके अंदर हम किसी भी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट पर हम चार्ज की जो वैल्यूज है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसका जो डायग्राम है वो कैसा होता है। सिंपली ये एक ग्लास कंटेनर होता है। ठीक है, ग्लास कंटेनर होता है। इसके अंदर एक जो मेटल की रोड इस टाइप से लगी रहती है। ठीक है, मेटल की रोड इस टाइप से लगी रहती है। ये क्या है? ग्लास कंटेनर। ठीक है, और ये यहां पर है मेटल रोड। ठीक है, मेटल रोड है ये। अब देखो ऊपर एक प्लेट रखी रहती है। ठीक है, ऊपर एक प्लेट लगी रहती है, मेटल प्लेट। ठीक है, अब इसमें दो गोल्ड लीफ लगे रहते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, इस टाइप से। ये क्या है? गोल्ड लीफ ठीक है भाई। अब क्या करते हैं कि जिस भी ऑब्जेक्ट पर हमें चार्ज की वैल्यू या चार्ज का जो नेचर है उसको फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इस जो मेटल प्लेट है इसके पास में लेके आएंगे। ठीक है, इस मेटल प्लेट के पास में लेके आएंगे। अब देखो सपोज ये हमने कोई चार्ज रोड लेके आए। ठीक है, यहाँ पर चार्ज रोड और इस पे चार्ज है पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है इस पे। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो जब हम मेटल प्लेट के पास लेके आएंगे तो जो चार्ज की जो वैल्यू है, ये जो चार्ज है वो इस मेटल रोड से होते हुए इन गोल्ड लीफ की तरफ जाएंगे। जैसे सपोज यहाँ पर ये इस मेटल रोड से होते हुए गोल्ड लीफ पर आ गए। अब क्या होगा? अब इस पे पॉजिटिव, हमें पता नहीं है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, लेकिन अगर सपोज इस पे पॉजिटिव चार्ज हो, हमें दिख नहीं रहे, लेकिन अगर हम इसके पास लेके गए और सपोज ये जो दोनों गोल्ड लीफ है, अब पॉजिटिव चार्ज होंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो सपोज ये रिपेल कर रहे हैं तो हमें ये पता चल गया कि भाई ये जो चार्ज जो रोड है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब इस पे जितने ज्यादा चार्ज होंगे, ठीक है, ये जो गोल्ड लीफ है उतनी ही ज्यादा ही क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, सिंपली इतना ही है इसके अंदर। ठीक है, चले अब हमारा जो मेन टॉपिक है उस पे चलते हैं अपन। आपका जो आज का जो मेन टॉपिक है वो है कूलॉम्स लॉ। ठीक है, कूलॉम्स लॉ। अब कूलॉम्स लॉ क्या होता है? देखो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर दो पॉइंट्स पे हम कोई चार्ज ले लेते हैं। सपोज इस पे Q1 है और इस पे Q2 चार्ज है। ठीक है, इस पे क्या है? Q1 है और इस पे Q2 चार्ज है। ठीक है, अब इसके बीच की कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। सपोज हमने बोल दिया स्मॉल r डिस्टेंस पर ये दोनों चार्ज रखे हुए हैं। अब ये वाला जो चार्ज है वो इसको रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा। ठीक है, इस टाइप से। तो हमने बोल दिया कि जब ये वाला इसको रिपेल कर रहा है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है F12, और ये जब इसको रिपेल कर रहा है यहाँ पर फोर्स लग रहा है F21। ठीक है भाई, समझ में आया? तो हम बोल सकते हैं कि कूलॉम्स स्टेट दैट कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा है बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस, ठीक है, टू स्टेशनरी चार्जेस इज द प्रोपोर्शनल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। ठीक है,
और इनके बीच की जो डिस्टेंस है r, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो F है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच जो लग रहा है, वो किसके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, दोनों चार्ज के Q1 और Q2 के, ठीक है। तो इसको हम ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इसके बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो 1/r², ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², ठीक है। आया समझ में। अब अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनल का जो साइन है, अगर यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल का साइन है वो हटाते हैं हम, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है k, ठीक है, k Q1 Q2/r², ठीक है। अब यहाँ पर जो k है वो कोई कांस्टेंट है और इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, ठीक है। k की वैल्यू क्या है, k इक्वल टू होता है 1/4πε0, और इसको हम, इसकी जो वैल्यू है वो होती है 9 × 10⁹, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है भाई। इसकी जो यूनिट है वो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होती है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखो यहां से हम इसकी डायमेंशंस भी निकाल सकते हैं। के की अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन की जो डायमेंशन है वो क्या होती है, m1 L1 T-2। पढ़ के आए और नहीं आए 11th में, ठीक है। जो नहीं पढ़ के आया भाई पढ़ लो अभी भी, ठीक है। मीटर की क्या हो जाएगी L², ठीक है, और जो कूलम है उसकी क्या हो जाएगी A2 T2, ठीक है भाई। जो कूलम की जो डायमेंशन है, कूलम, मैंने शायद आपको पहले वाले लेक्चर में कूलम की डायमेंशंस नहीं बताई। कूलम की जो डायमेंशन है वो होती है A1 T1, ठीक है, ये नोट कर लेना आप। अब यहां से क्या आ जाएगी K की डायमेंशन, M1 L3 और T-4 और A-2, आ गई ना, आए समझ में सबको। अब क्या है, अब देखो यहां पर हमने इसको इक्वेशन नंबर दे दो फर्स्ट। अब देखो ये जो जितनी भी बात हमने की है वो किसमें बात, अब देखो यहां पर एक और वैल्यू जाती है एप्सिलॉन नोट, ठीक है। इस एप्सिलॉन नोट को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नोट को बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री बोल दो या फ्री स्पेस बोल दो या वैक्यूम बोल दो, ठीक है, एक ही बात है, या वैक्यूम, फ्री स्पेस या वैक्यूम, ठीक है भाई। आया समझ में सबको। देखो आज हम क्वेश्चंस भी करेंगे, कल के जितने भी टॉपिक हुए थे उनसे रिलेटेड, और आज जो होगा उससे रिलेटेड, दोनों एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे जो एग्जांपल्स में आपके आए हुए हैं। एग्जाम्पल में जो है क्वेश्चन उनको भी करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा भी कर लेंगे, ठीक है। अब देखो परमिटिविटी हो गई, ठीक है। अब देखो ये जो जितनी भी बात हमने की है वो किसमें की है, वैक्यूम में की है, ठीक है, वैक्यूम में की है। अब अगर हम मीडियम के लिए बोले तो इन मीडियम देखिए, मीडियम के अंदर जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, हम इसको F से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप डिनोट करना चाहो तो इसको F0 से डिनोट कर दो, जिससे कि ये वैक्यूम का फोर्स हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर जो K की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1/4πε Q1 Q2/r², यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भी यहाँ पर आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, F0 = 1/4πε0 और Q1 Q2/r², ठीक है। और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। अब देखो यहाँ पर ये बात हो गई। अब जो ये एप्सिलॉन है
वो मीडियम परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो गया। ठीक है भाई। अब अगर यहां पर, ठीक है ये हो गया। अब देखो यहां पर एक चीज और बात करते हैं हम, नया जो, इसको आप यहां पर बंद कर दो। हाँ, एक चीज और नई बात की हमने, जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसकी जो डायमेंशन है वो जस्ट, ये जो के की जो डायमेंशन है इसकी जस्ट उल्टी होती है। ठीक है, कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसकी यूनिट ये हो गई जस्ट इसकी उल्टी, और इसकी जो डायमेंशन है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी जस्ट इसकी उल्टी हो जाएगी। जैसे m-1 l-3 t4 और a2। ठीक है, दिख रहा है सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है भाई। अब देखो यहां पर एक नया वर्ड सुनोगे आप, यहां दिख रहा है आपको, यहां लिख देता हूं, रिलेटिव परमिटिविटी। अब भाई रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा भाई, ये सबने लिख लिया होगा। वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हो आप आराम से। ठीक है, मैं आपको यहां नीचे लिख देता हूं, नीचे लिख रहा होगा, यहां दिख रहा है। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से, और इसको के से भी डिनोट करेंगे हम। नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और वो कैपेसिटेंस वाला जो चैप्टर आएगा सेकंड, उसके अंदर हम बात करेंगे के की, और के को जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोड, मतलब रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी इन वैक्यूम। ठीक है, इसका रेशियो हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, यहां से हम किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी है वो फाइंड कर सकते हैं। एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोड। ठीक है भाई। अब देखो यहां से आप है ना किसी भी मीडियम के लिए परमिटिविटी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, कैसे? क्योंकि जो एप्सिलॉन आर है उसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स रहती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए फिक्स रहती है। जैसे अपन बोले कि एयर हुई या फिर वाटर हुआ या फिर कोई वुड्स हुआ, इसके लिए जो ये रिलेटिव परमिटिविटी है वो फिक्स रहती है। ठीक है, और एप्सिलॉन नोड इन वैक्यूम या इन फ्री स्पेस के लिए जो परमिटिविटी है वो उसकी वैल्यू हमने लिखी ली यहाँ पर 8.8 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज भी अपन ने देख ली। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और बात कर लेते हैं, यहाँ पर अपन जगह नहीं है, अब थोड़ा इरेज करना ही पड़ेगा। ठीक है, कूलॉम्स लॉ को इरेज कर देता हूं, एक इस डायग्राम को इरेज कर देता हूं। ठीक है, दिख रहा है आपको, इस बॉक्स में लिख रहा हूं मैं। अब देखो अपन ने वैक्यूम के लिए फोर्स की बात कर ली, और ये जो इक्वेशन नंबर 2 दिए है मीडियम के लिए फोर्स की बात कर ली। तो देखो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आएगा जिसको आप कभी भी न्यूमेरिकल करोगे आपको इजी रहेगा। देखो जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसका मैं डिवाइड कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो एफ नोड अपॉन एफ
एम, ठीक है, एफ नोड अपॉन एफ एम। तो यहां से देखो एफ नोड क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और एफ एम क्या है 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। अब देखो Q1 से Q1 और Q2 कट गए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, 4 पाई से 4 पाई गया, क्या बच गया यहाँ पर एफ नोड अपॉन एफ एम इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोड। अब देखो ये जो रेशियो है वो क्या होता है, यहाँ पर हमने पढ़ा है कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसका रेशियो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोड होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन आर, ठीक है। अब देखो यहां से एक चीज निकल के आई है, एफ नोड क्या है वैक्यूम या फ्री स्पेस का फोर्स, और एफ एम क्या है किसी मीडियम का फोर्स, इक्वल टू क्या होता है एफ एप्सिलॉन आर, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। अब यहां से हम किसी वैक्यूम का भी फोर्स फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास किसी मीडियम का फोर्स हो तो, और या फिर मीडियम का फोर्स हो तो हम वैक्यूम का फोर्स हो तो हम मीडियम का फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू तो फिक्स रहती है, ठीक है भाई। तो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन एम, ये देखो यहां से ये आ जाएगा, और एक ये भी आ जाएगा एफ एम इक्वल्स टू एफ नोड अपॉन एप्सिलॉन आर। ये फॉर्मूले यहां से आ गए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, यहां से ये चीजें आप कभी भी किसी भी वैक्यूम या मीडियम दोनों के लिए फोर्स को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, कर दू इरेज, ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया। अब देखो कुलाम्स लॉ में इतनी ही बातें थी जितनी मैंने आपको बतानी थी, ठीक है, लगभग सारी बातें बता दी है, और यहीं से ही आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं वो हो जाएंगे, ठीक है भाई। अब क्या पढ़े, अब देखो अब अच्छा टॉपिक पढ़ते हैं। अब देखो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम लॉ, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम लॉ, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं भाई कैसे होगा, दिख रहा है, दिख रहा नहीं है आपको, ऊपर लिखा नीचे लिखा है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम लॉ, दिख रहा है। अब देखना ध्यान से, पढ़ लो भाई। सीबीएसई ने अपना जो सिलेबस है वो क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। आज सेपरेट वीडियो आ जाएगा इसके साथ, इस लेक्चर के साथ ही मैंने जो सिलेबस के बारे में भी डिस्कस किया है फिजिक्स का, तो वो वीडियो भी आप जाके देखना। और अच्छी बात है अब जो सीबीएसई ने अपना जो सिलेबस रिलीज कर दिया, और अब तो आपके टर्म 1 और टर्म 2 भी नहीं हो रहे, ठीक है, एक सिंगल एग्जाम होगा, और जो सिलेबस है आपका जो सिलेबस है उसको 30% रिड्यूस भी कर दिया, ठीक है भाई। और आपके जो टर्म 1 और टर्म 2 थे वो भी कैंसिल हो गए, ठीक है। अब आपके सिंगल एग्जाम होगा, एकदम एक सिंगल एग्जाम, ठीक है। तो भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब क्या आपको बोर्ड को कैंसिल कर देगा, इतना कुछ कर दिया आपके लिए, ठीक है। और जिनकी बोर्ड के एग्जाम है वो भी पढ़िए भाई, अब आपका भी एग्जाम आने वाला है, ठीक है। अब देखो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। तो सबसे पहले हमने दो एक्सिस बना ली, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका ओरिजिन हो गया, ठीक है। यहां से हमने दो पॉइंट ले लिए, एक तो पॉइंट ले लिया ए, इसकी जो डिस्टेंस r1, और ये क्या होगी r2 वेक्टर, ये बी पॉइंट हो गया, ठीक है। अब दोनों ही पॉइंट पर Q1
और Q2 चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है। इस टाइप से इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है R12 वेक्टर, ठीक है। आए समझ में, डायग्राम समझ में आ गया। अब देखो ये जो Q1 चार्जेस है वो Q2 चार्जेस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा यहाँ पर, तो इसको हम बोल रहे हैं F12 वेक्टर। और जो Q2 चार्जेस है वो Q1 चार्जेस पे कुछ फोर्स लगाएगा, उसको बोल रहे हैं F21 वेक्टर, ठीक है। अब देखो अगर हम F12 वेक्टर को फाइंड करें, F12 वेक्टर हम अगर लिखें तो क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 इसके बीच की जो डिस्टेंस वो क्या है, R12 वेक्टर का स्क्वायर और R12 कैप। अब देखो ये यूनिट वेक्टर है, ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। अब आप सबको पता ही है कि भाई यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है n वेक्टर अपॉन n वेक्टर का मोड, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, R12 कैप इक्वल टू R12 का वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R12 वेक्टर, ठीक है। एक चीज और देख लेते हैं, आपको वेक्टर एडिशन आता ही होगा। तो देखो यहां से अगर हम चलेंगे R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर, R12 वेक्टर, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और इन दोनों का जो एडिशन है R1 वेक्टर और R12 वेक्टर का, ये किसके इक्वल होगा, दिख रहा है आपको, R2 वेक्टर के, ठीक है। अब यहां से हम R12 वेक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये क्या आ गई, R12 वेक्टर की वैल्यू, और ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। ये दो बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहां पर वैल्यू फाइंड कर दो सब कुछ। F12 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, देखो इसको मैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर लिख सकता हूं, यहां से R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर। अब देखो यहां पर मैं जब R12 वेक्टर को मैं लिखूंगा, R12 कैप को मैं लिखूंगा R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मॉड। तो R12 वेक्टर की वैल्यू क्या है, R12 वेक्टर की वैल्यू क्या है, R2 माइनस R1 वेक्टर। तो यहां मैं लिख दूंगा R2 माइनस R1 वेक्टर, और नीचे भी मॉड में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर आएगा। तो ये दो बार यहाँ पर ऑलरेडी है, एक बार और आ जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, क्यूब। आया ना समझ में, आ गया होगा मेरे हिसाब से, ज्यादा हार्ड तो है नहीं, ठीक है। तो ये चीज आ गई हमारी वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। अब देखो सिमिलरली हम F21 वेक्टर को भी लिख सकते हैं। F21 वेक्टर को भी हम सिमिलरली ऐसे ही लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन, इसकी जगह क्या आ जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बनता है कि क्या कूलम्ब्स का जो लॉ है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो यहीं से देख लो आप, यहां से आप देख सकते हो कि हमने जब क्वेश्चन, ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखना, हमने क्या किया, यहाँ पर जो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया और इसको R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर कर दिया। तो 1/4 पाई, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स, एक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो ये चीज तो आपको पता है कि थर्ड लॉ क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहां से हमने माइनस कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q1 और Q2 अपॉन, और नीचे क्या आ जाएगा,
और देखो इसको अगर हम R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर करेंगे तो मोड में नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड क्यूब, और यहाँ क्या हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है भाई, ये आया समझ में। अब देखो आप सेकंड वाली इक्वेशन को देखिए, सेम अगर यहाँ पर जो नेगेटिव बाहर रहेगा तो ये सारी वैल्यू मैच कर रही है यहाँ पर, ठीक है। ये देखो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिखता हूँ F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। तो ये हो गया ना एक्शन रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। लिख लो कूलॉम्स लॉ फॉलो, कूलॉम्स लॉ फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, ये हो गई बात आपकी। ठीक है भाई, ये समझ में आया सबको? कर दो इरेज। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, प्रॉपरली नोट्स बना सकते हो। मैं आपका जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं PDF हमारे जो टेलीग्राम है चैनल उसके ऊपर अपलोड करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपलोड नहीं करूंगा। तो आप इसके नोट्स एकदम प्रॉपरली बना सकते हो आप, ठीक है। देखो ये हमने सारी बातें कर ली, ठीक है भाई। अब एक चीज और बता देते हैं अपन कि जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है कि भाई कोई एक सिंगल चार्ज है, ठीक है, एक सिंगल चार्ज है Q1। अब इस चार्ज पर हम अगर मल्टीपल चार्ज लें तो मल्टीपल चार्ज के कारण इस पे कुछ ना कुछ सभी जितने भी हम चार्ज लेंगे, सपोज जैसे हमने यहाँ पर ले लिया Q2, Q3, Q4, ऐसे डैश डैश करते हुए हमने Qn चार्ज ले लिए। तो देखो ये वाला जो चार्ज है वो इस पे फोर्स लगाएगा F12, F21 वेक्टर, ठीक है। ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा F31 वेक्टर। ये भी इस पे फोर्स लगाएगा F41 वेक्टर, ठीक है। ऐसे डैश 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 एन तक फोर्स जा सकते हैं, ठीक है। Fn1 वेक्टर, ठीक है। इस टाइप से अब इनका जो टोटल सम है वो क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में सम होगा, ठीक है। F वेक्टर इक्वल टू F21 वेक्टर प्लस F31 वेक्टर प्लस F41 वेक्टर प्लस डैश 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 Fn1 वेक्टर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू ऐसे ऐड हो जाएगी, सबकी जो भी वैल्यू है K Q1 Q2 अपॉन R, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी R21 वेक्टर, इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी R31 वेक्टर, R41 वेक्टर, Rn1 वेक्टर, ऐसे, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी जितनी भी वैल्यूज है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि ऐसे, ठीक है, ऐसे n तक ऐड हो जाएगी। आए समझ में? ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत थ्योरी पढ़ ली, सब बच्चे सोच रहे होंगे भाई सर क्वेश्चंस कब करवाओगे, क्वेश्चंस कब करवाओगे। जैसे तुम क्वेश्चंस करके तो छप्पर फाड़ ही लोगे भाई। देखो पहला क्वेश्चन, पहला नहीं मतलब क्वेश्चन बोल दीजिए। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स
electrons are there in 1 कूलाम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बताना है आपको। दिख रहा है एक कूलाम में इन 1 कूलाम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपने जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था वही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। सॉल्यूशन देख लीजिए, अगर आपको आता है वीडियो को पॉज करिए और इसका सॉल्यूशन करिए। ठीक है, तो देखो आपने पढ़ा है Q इज टू क्या होता है NE होता है। हमें किसके लिए काम करना है 1 कूलाम के लिए। ठीक है, 1 कूलाम के लिए इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं तो N निकालना है अपन को। ठीक है, N निकालना है, N इज टू क्या हो जाएगा Q अपॉन E। Q की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 कूलाम और E की वैल्यू क्या होती है, E की वैल्यू पता ही है आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
वो आप फाइंड कर लेना, वो क्या आएगी वो तो आप निकालना, कैलकुलेशन तो आप ही करोगे, ठीक है। फिर भी बता देता हूँ, ये वैल्यू जो आएगी वो 6.24 इंटू 10 द पावर लगभग आपकी आएगी 9 इलेक्ट्रॉन। एक कूलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 6.24 इंटू 10 द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है वो देखिए, हाउ कैन यू चार्ज ए metal sphere, how can you charge a metal sphere positively? कैसा? Positively without touching it, ठीक है भाई। देखो आपने जो चार्ज मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडीज पढ़ी थी, उसके अंदर हमने ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये एग्जांपल आपके एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एनसीईआरटी की जो बुक्स है आपकी उसमें, ठीक है। देखो बच्चे क्या है, करते नहीं है। आप जो लोग हो वो क्या हो, लापरवाही लोग हो। तो आप क्या करते हो, पढ़ाई कर लेते हो, थ्योरी पढ़ लेते हो, लेकिन एनसीईआरटी को उठा के नहीं देखते, उसके एग्जाम्पल्स नहीं करते हो, और फिर ऐसे बोलते हो कि भाई हमारा एग्जाम करेक्ट नहीं हो रहा है, हमारे को एग्जाम में कुछ नहीं आया, ठीक है। आप करते कुछ नहीं हो, बातें ज्यादा करते हो। तो भाई करना स्टार्ट करो। आपको एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, थ्योरी करवा रहा हूँ, एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, तो भाई आपको करना चाहिए, तभी एग्जाम क्रैक होगा, ठीक है। अब देखो, हाउ कैन यू चार्ज ए मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? आपने मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडीज में चार्जिंग बॉडीज बाय इंडक्शन पढ़ा था। तो उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, उसके अंदर हम जब वो रोड लेके आ रहे थे, चार्ज रोड, वो लेके आ रहे थे पॉजिटिव रोड, ठीक है। जिससे जो अनचार्ज बॉडी है वो कैसी हो रही थी, पॉजिटिव चार्ज हो रही थी। तो इस बार हम क्या करेंगे, किसी स्पेयर के पास में, ठीक है, ध्यान से देखना कि ये कोई अनचार्ज स्पेयर है। अब इसको हमें क्या करना है, पॉजिटिवली चार्ज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके पास में एक नेगेटिव रोड लेके आएंगे। कैसी रोड? नेगेटिव रोड लेके आएंगे। अब देखो ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। तो न्यूट्रल बॉडी के अंदर ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अब जो बाकी जो नेगेटिव चार्ज है उसको ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। तो इसकी जो ये वाला जो साइड है, राइट वाला साइड, इस पे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होता है,
कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको हम हटाते हैं। कैसे हटाएंगे ये आपको मैंने बताया है, ठीक है। कैसे हटाएंगे, इसको क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, ग्राउंडेड कर देंगे, ठीक है। जिससे सारे जो चार्ज है नेगेटिव वो कहाँ चल जाएंगे, अर्थ में चल जाएंगे, ठीक है। ये हो गई इसकी सेकंड स्टेप। अब वो जो चार्ज है वो तो अर्थ में चल गए। थर्ड स्टेप में हमने इसकी जो ग्राउंड किया हुआ है, ग्राउंडेड किया है, वो हटा देंगे, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इसका जो ग्राउंड किया हुआ था उसको हटा दिया। अब चार्ज रो को चार्ज जो रो है नेगेटिव उसको भी हम हटा देंगे। तो उसको हटा देंगे तो जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो कंप्लीटली पूरे स्पेयर में क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे इस टाइप से। तो इस टाइप से हम किसी भी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। आए समझ में। चले नेक्स्ट। अब देखो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आप ऐसे मत बोलना उस क्वेश्चन के लिए कि भाई सर आप तो केमिस्ट्री पढ़ाने लग गए। देखो आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है, कुछ केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है भाई आपको अगर कोई क्वेश्चंस करने हैं। देखिए, इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव out of a body to another मार्क कहाँ गया, to another body, ठीक है, every second। दिख रहा है सबको, another body every second। तो अपन को बताना है how much time is required, to get a total charge of 1 coulomb on the other body, ठीक है। क्या निकालना है अपन को, ध्यान से देखो सवाल को, कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड। ये ऐसे बोल रहा है कि भाई 1 सेकेंड के अंदर 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहे हैं। तो हमें निकालना है हाउ मच टाइम टू रिक्वायर टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब चार्ज को, ठीक है, ऑन द अदर बॉडी। तो हमें क्या करना है, हाउ मच टाइम निकालना है अपन को, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइम निकालने से पहले हम क्या करेंगे कि भाई हम निकाल लेते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू, कि 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, किसमें, 1 कूलम्ब में, 1 कूलम्ब के लिए, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने क्या पढ़ा था, Q इक्वल्स टू N ही पढ़ा था, Q इक्वल्स टू N ही। यहाँ से N की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। N इक्वल्स टू क्या होता है, Q/E। तो 1 कूलम्ब के लिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है, और E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होती है, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम ऐसे लिख देंगे 10⁻19/1.6, ठीक है। अब देखो ये तो आ गई इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू। अब अगर हम बोले कि भाई 1 सेकेंड में, नहीं, 1 सेकेंड 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर इन 1 सेकेंड, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में
क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। दिख रहा है आपको, इधर लिख देता हूं, देखो एक 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर इन 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो अगर मैं बोलूं कि एक इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में ट्रांसफर होंगे, तो इसको हम डिवाइड दे देते हैं 1/10⁹ टाइम में होंगे, ठीक है। अब हमें जो टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, इतने आए हैं अपने पास 10⁻19/1.6। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स कितनी देर में, कितने टाइम में ट्रांसफर होंगे, तो 10⁻9/1.6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन। तो देखो अब इससे ये वाली वैल्यू डिवाइड कर देते हैं, वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 10⁻19/1.6 इंटू 10⁹ ठीक है। अब यहां से आप ये वैल्यू सोल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां से 10⁹ तो इसको सोल्व कर लेना, ऊपर जाएगा तो 10⁻10 और 1.6, तो इसको आप सोल्व कर लेना, ठीक है। अब वैल्यू यहाँ पर जो आएगी वो आएगी सेकेंड में आएगी, ठीक है। अब आपकी जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर जो वैल्यूज है वो ईयर्स में दे रखा है, तो ईयर में जो चेंज करना है तो आप इसमें डिवाइड दे देना, एक तो 365 डेज का इंटू 24 आवर्स इंटू 60 मिनट 60 सेकेंड, ठीक है। इसका डिवाइड दे देना, तो वैल्यू जो होगी वो आपकी ईयर्स में आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। चले हम नेक्स्ट। एक आपके कूलाम्स लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करवा देता हूं मैं आपको, ठीक है। देखिए इक्वेटोरियल आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। और इसके जो इसके जो ये कोने हैं इनके ऊपर जैसे Q1 और Q2 और Q3 चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है। तीनों जो चार्ज की जो वैल्यूज है वो इक्वल है, ठीक है, इक्वल है। इसको A पॉइंट दे दो, इसको B पॉइंट दे दो, इसको C पॉइंट दे दो। इनके बीच की जो लेंथ है वो L है और L है। आया समझ में। अब आपको क्या बताना है, इसके सेंटर में हमने एक कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है, इस पर जो टोटल फोर्स है वो फाइंड करना है आपको, ठीक है। आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ठीक है, मैं करवा रहा हूँ, इसको देखो ध्यान से। अब इसमें क्या करना है आपको कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितने भी चार्ज है उसका इस पे क्या इफेक्ट हो रहा है, मतलब ये कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे, ये वाला चार्ज, ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम Q1 चार्ज की बात करें यहाँ पर A पॉइंट पर, तो ये इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो हमने बोल दिया भाई ये फोर्स लगा रहा है F1, ठीक है। और ये वाला चार्ज भी, और कैसा लगाएगा, रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। सेम इसी कंडीशन में ये होंगे, ठीक है। अब ये वाला चार्ज इसको किधर रिपेल करेगा, नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा F3, ठीक है। आया समझ में। अब इस पॉइंट पर टोटल जो फोर्स है वो फाइंड अपन को करना है। अब देखो आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर दो फोर्स आपस में कुछ ना कुछ एंगल पर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट निकलता है, ठीक है। जैसे ये दोनों कुछ ना कुछ एंगल पर है यहाँ पर, अगर ये एंगल आपको फाइंड करना है तो देखो आप देख सकते हो, अगर मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन भेज दी, ठीक है। अब देखो ये पूरा जो एंगल है वो 90 डिग्री का है,
ठीक है, ये 90 डिग्री का है। अब ये वाला जो एंगल है इससे कम है, तो मैं ये बोल देता हूँ ये 30 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है तो ये 60 का होगा। ठीक है, ये 60 का है तो ये भी 60 का होगा। ठीक है, तो ये जो टोटल एंगल है वो 120 डिग्री के हैं, और ये एंगल इधर ये 30 डिग्री के हैं और ये भी 30 डिग्री के हैं, और ये भी 30 नहीं, ये 60 के हैं। बस इतना देखो कि भाई ये यहाँ पर 120 डिग्री पर झुके हुए हैं, ये वाला F1 और F2, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कहा जाएगा ऊपर। ठीक है, FR ऐसे जाएगा। ठीक है, अब देखो रिजल्टेंट जो फोर्स है वो किसके अपोजिट है, F3 के। ठीक है, अब अगर हम तीनों फोर्स की वैल्यू की बात करें, जैसे F1, देखो F1, पहले तो हमें ये डिस्टेंस नहीं पता। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस इस Q1 से लेके और इस Q चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है, पहले ये फाइंड करनी पड़ेगी अपन को। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये वाली जो डिस्टेंस है वो L/2 हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी कंप्लीट क्या है, L है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। ठीक है, एंगल का ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। ठीक है, ये 30 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। और आपको पता है ये तीनों जो किसी भी ट्रायंगल के टोटल जो सम है तीनों एंगल का वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री का होता है, तो एक कितना का होगा, 60, तो ये कितना टोटल 180 का होगा। तो ये 60 है तो इसका हाफ ये क्या होगा, 30 डिग्री का होगा। ये आया समझ में। अब देखो यहां से हमें बेस पता है, हमें इसका जो हाइपोटेनियस है वो फाइंड करना है। तो हाइपोटेनियस और बेस में कुछ रिलेशन होता है कोस का, यहां लिख रहा हूं। ठीक है, कोस, और यहाँ एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, हमें क्या फाइंड करनी है, हाइपोटेनियस फाइंड करनी है। तो हाइपोटेनियस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन कॉस 30 डिग्री। ठीक है, अब इसका जो बेस है वो क्या है, L/2, और इसकी जो cos 30 की वैल्यू क्या होगी, cos 30 की वैल्यू होगी √3/2। ठीक है, तो इसकी हाइपोटेनियस क्या आ जाएगी, L/2 इंटू 2/√3, तो ये आ जाएगी L/√3। ठीक है, ये जो इसकी हाइपोटेनियस है वो आ गई L/√3। अब देखो फोर्स क्या लिख सकते हैं अपन, F1 क्या लिख सकते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R²। इसके बीच की जो दो चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, L/√3, तो L/√3 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन, इसका जो √3 का स्क्वायर है तो रूट हटके ऊपर चल जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, L²। तो यहां आ गया 3KQ, 3KQ1 Q2 अपॉन L²। ठीक है, अब देखो सेम ये भी L/√3 है। ठीक है, तो इसका जो इसकी जो वैल्यू है F1 और F2 दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, तो हम बोल देते हैं कि F1 और F2 की वैल्यू सेम है। अब देखो दो जो फोर्स है उनके बीच में अगर एंगल बनता है तो उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम निकालते हैं। F रिजल्टेंट इक्वल टू होता है F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है, cos थीटा, इससे निकालेंगे हम इसका रिजल्टेंट। तो FR इक्वल्स टू, अब देखो F1 और F2 दोनों की वैल्यू सेम है तो हम इसको बोल रहे हैं F बोल देता हूं। ठीक है, तो F² प्लस F² प्लस 2F2²। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, cos 120 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। अब cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। ठीक है, क्या होती है, -1/2, तो यहाँ -1/2 लिख देंगे। ठीक है, अब 2 से 2 कट गया यहाँ पर, और यहाँ पर रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 2F² माइनस F²। ठीक है, तो यहाँ F का स्क्वायर इक्वल टू F, तो देखो इसकी जो वैल्यू है वो इसके ही बराबर आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम F3 की वैल्यू की पता F3 की क्या वैल्यू है यहाँ पर, तो F3 इक्वल टू क्या हो जाएगा,
देखो F3 की वैल्यू भी सेम ही है, इससे ये वाली डिस्टेंस भी L/√3 होगी, ठीक है। L/√3, ये भी L/√3, ये भी L/√3, ठीक है, सेम रहेगी। तो देखो ये जो फोर्स है इसका जो रिजल्टेंट जितना लग रहा है उतना ही ये F3 लग रहा है। तो अगर हम यहां पर F टोटल की बात करें तो F टोटल क्या होता है, F रिजल्टेंट माइनस F3 कर लो, या फिर F3 माइनस F रिजल्टेंट कर लो, दोनों एक ही बात है। और दोनों की वैल्यू है, दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है, इसकी वैल्यू भी यही है, इसकी वैल्यू क्या है, F3 की वैल्यू भी K देखो यहां पर ये लिखना, अब मैंने यहां गलती कर दी, K Q कैपिटल Q, K Q कैपिटल Q, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी सेम रहेगी, K Q कैपिटल Q अपॉन L/√3 का, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, यहां लिखता हूं, F3 इक्वल्स टू K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन L/√3 का होल स्क्वायर। तो F3 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, K Q कैपिटल Q, ये 3 ऊपर चल जाएगा, L स्क्वायर। देखो F3 और जो रिजल्टेंट जो F आया है उसकी वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर अगर हम दोनों को लेस करेंगे तो टोटल जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 0। देखो 0 निकालने के लिए हमने कितनी मेहनत की है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बीच में सेंटर में जो Q चार्ज है उस पे जो टोटल फोर्स है वो क्या लग रहा है, 0। क्यों लग रहा है, क्योंकि जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट FR है वो और F3 दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है। तो दोनों सेम फोर्स से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो टोटल फोर्स कितना लगेगा, 0 लगेगा। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है भाई, लगभग आपको मैंने करवा दिए हैं। अब आज के इस वीडियो में चलो इतना ही करते हैं अपन आज, और अब नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, आपका सिलेबस आ चुका है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। और हमारे इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए आप, अगर आपने ये इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके देखिए। और आज आपके लिए मैं जो सिलेबस आपका जो आया है उसका भी डिस्कस करूंगा, उसका वीडियो आएगा, वो आप कम्प्लीटली देखना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।